A very good evening to all of you and welcome to my channel Judicial Aspirant. So friends, आज जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि मेरी BNS लेक्चर सीरीज़ का आज ये आखिरी लेक्चर होगा BNS का, और जो नेक्स्ट टॉपिक मैं आपके साथ स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो है BNSS। ये होगा कल से स्टार्ट। आज BNS का लास्ट लेक्चर है, ठीक है। तो देख लेते हैं हमें आज क्या क्या कंप्लीट करना है। तो देखिए, आज हम जो कंप्लीट करेंगे वो करेंगे प्रॉपर्टी मार्क सेक्शन 345 एंड क्रिमिनल इंटिमिडेशन सेक्शन 351, डिफेमेशन सेक्शन 356, ठीक है। इतना ही आज हम इसमें कंप्लीट करेंगे और फिर हमारा जो है BNS की लेक्चर सीरीज आज यहाँ पे एंड होगी। फिर बहुत जल्दी मैं दोबारा भी स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये चलता रहेगा। तो आज मैं स्टार्ट करूंगा आपके साथ सेक्शन, मैं जो जो कवर करने जा रहा हूं मैं उसका यहां पे लिख देता हूं। सेक्शन 345, सेक्शन 351 एंड लास्ट सेक्शन है आपका सेक्शन 356। ये आपका डिफेमेशन के बारे में बात करता है, ये आपका क्रिमिनल इंटिमिडेशन के बारे में बात करता है, एंड 345 आपका जो हमें क्लेरिफाई करता है वो करता है प्रॉपर्टी मार्क्स के बारे में। तो आज ये हम 3 सेक्शंस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा प्रॉपर्टी मार्क्स की, ठीक है। प्रॉपर्टी मार्क क्या है ये? अ मार्क यूज्ड फॉर डिनोटिंग दैट मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो प्रॉपर्टी मार्क जो पहले इस्तेमाल होगा, यूज होगा, वो किसके लिए होगा? मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए। ये क्वेश्चन आपका है प्री का, ठीक है। और ये किस लिए यूज हो रहा है? जो प्रॉपर्टी मार्क है, ये जो प्रॉपर्टी मार्क है ये यूज किस लिए हो रहा है? फॉर द पर्पज ऑफ डिनोटिंग। डिनोटिंग के पर्पस के लिए हम इसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर पर्सन, मतलब कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी किसी पर्टिकुलर पर्सन से रिलेट करती है, और इस चीज को क्या करने के लिए, क्लैरिफाई करने के लिए हम एक मार्क देते हैं जिसे हम कहते हैं प्रॉपर्टी मार्क। लिखा हुआ है ए मार्क यूज्ड फॉर डिनोटिंग दैट। ए मार्क यूज्ड फॉर, वो मार्क जो यूज होता है किस लिए? डिनोट करने के लिए, चिन्हित करने के लिए। दैट मूवेबल प्रॉपर्टी, एक चल संपत्ति जो चल सकती है, कार, बाइक, स्कूटर, बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर पर्सन, किसी एक पर्टिकुलर निर्धारित व्यक्ति से रिलेट करती है, उसे, उस मार्क को हम कहेंगे प्रॉपर्टी मार्क, ठीक है। आगे देखते हैं। हु एवर, कोई भी, हु एवर मार्क्स एनी मूवेबल प्रॉपर्टी और गुड्स, ठीक है। जो कोई क्या करता है? मार्क करता है, ठीक है, उस पर चिन्ह लगाता है। किस पर? किसी मूवेबल प्रॉपर्टी पर, किसी गुड्स पर, ठीक है, किसी केस पर, एनी केस, पैकेज, एनी पैकेज, रेसेप्टेकल, ठीक है, कंटेनिंग मूवेबल प्रॉपर्टी और गुड्स, और यूजेस एनी केस कंटेनिंग एनी मूवेबल प्रॉपर्टी। मतलब कोई भी ऐसा मार्क आप यूज कर रहे हो किस चीज पर? किसी मूवेबल प्रॉपर्टी पर, किसी गुड्स पर, ठीक है, किसी केस पर, किसी पैकेज पर, और किसी रेसेप्टेकल। रेसेप्टेकल मतलब पैकिंग होती है जिसके अंदर की कोई मूवेबल गुड्स रखा गया है, ठीक है। हैविंग एनी मार्क, उस पर कोई चिन्ह है,
जो ये चिन्हित कर रहा है कि ये वस्तु किसी एक निर्धारित व्यक्ति से जुड़ी हुई है, किसी निर्धारित व्यक्ति की ये वस्तु है, उससे इसका कोई रिलेशन है। ठीक है। Having any mark thereon in a manner reasonably calculated to cause it to be believed that the property or goods so marked or any property or goods contained in any such receptacle so marked belong to a person to whom they do not belong is said to use false property mark. अब जैसे ये मूवेबल प्रॉपर्टी हो गई, गुड्स हो गया, केस हो गया, पैकेज हो गया, रिसेप्टेबल हो गया, ठीक है। अगर हमने कोई ऐसा मार्क यूज किया है जो किसी व्यक्ति से संबंधित है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कोई ऐसा चिन्ह आप यूज कर रहे हैं जो कि उस व्यक्ति से रिलेट नहीं करता, वो उस व्यक्ति के समान नहीं है, वो उस व्यक्ति का मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है, वो उस व्यक्ति का गुड्स नहीं है, उस व्यक्ति की पैकेजिंग नहीं है, लेकिन आपने क्या कर दिया है, कोई ऐसा मार्क बना दिया है जिससे कि क्या हो गया, वो गुड्स उस व्यक्ति के पास चला गया जिसका वो नहीं था। केवल एक गलत मार्क लगाने की वजह से वो गुड्स उस व्यक्ति के पास चला गया जो कि उस व्यक्ति से संबंधित नहीं था। तो इसे हम कहेंगे यूजिंग फॉल्स प्रॉपर्टी मार्क, गलत प्रॉपर्टी मार्क का इस्तेमाल करना। ठीक है। और वही इसमें बोल रहा है, हूएवर मार्क्स एनी मूवेबल प्रॉपर्टी, जो कोई किसी चल संपत्ति को, किसी गुड्स को, किसी केस को, पैकेज को या अन्य रेसेप्टेकल को जिसमें कि मूवेबल प्रॉपर्टी है, या कोई गुड्स और यूजेस एनी केस, या किसी ऐसी केस को यूज करता हो, पैकेज को यूज करता हो या अन्य रेसेप्टेकल को यूज करता हो जिस पर कोई ऐसा मार्क हो जो कि एक रीजनेबली कैलकुलेटेड है कि वो प्रॉपर्टी या वो गुड्स जो है, जो मार्क है, वो किसी एक व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, ठीक है, जो किसी एक व्यक्ति से बिलोंग नहीं करता। इस सेट टू यूज फॉल्स प्रॉपर्टी मार्क। मतलब ये कि आपकी जो मंशा थी वो क्या थी, चीटिंग करने की। इसे सपोज करिए कि एक सूटकेस है, ठीक है, एक सूटकेस है, उस पर कोई ऐसा मार्क लगा दिया किसी व्यक्ति ने कि वो सूटकेस अब उसके पास आ जाएगा, भले ही वो सूटकेस उसका नहीं है, लेकिन उसने कोई ऐसा स्टिकर, कोई ऐसा चीज का इस्तेमाल किया है जिससे कि ये मालूम पड़ेगा कि ये सामान उसी का है और उसकी डिलीवरी उसके पास हो जाती है। तो इसे कहेंगे फॉल्स प्रॉपर्टी मार्क। अब यहाँ पे कोई ऐसा स्पेसिफिक चिन्ह नहीं बताया गया है कि प्रॉपर्टी मार्क का चिन्ह ऐसा होगा या वैसा होगा, तो इससे एक ये सीधी सी हम अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा कोई निशान, प्रॉपर्टी मार्क, केवल कोई ऐसा निशान जो किसी व्यक्ति को उस वस्तु से संबंध रखने के आपको एक क्लैरिफिकेशन प्रोवाइड करता है कि ये मार्क लगाया है, ये सिग्नेचर है, ये साइन है, तो ये इस व्यक्ति का है। ठीक है। अब किसी ने किसी वस्तु पर अपना सिग्नेचर या अपना कोई ऐसा मार्क बना दिया जिससे कि क्या हो गया, एक रीजनेबल कैलकुलेशन हो गई। किसी व्यक्ति ने जिनको डिलीवर करना है उन्होंने कैलकुलेट कर लिया कि ये साइन किसका है, ये साइन इस व्यक्ति का है, तो ये सामान इस व्यक्ति का होगा, और वो सामान उस व्यक्ति के पास पहुंच जाता है, डिलीवर हो जाता है। ठीक है। तो इसमें हम क्या कहेंगे कि ये फॉल्स प्रॉपर्टी मार्क का यूज किया गया है। ठीक है। Whoever use any false property mark shall, unless he proves, जब तक कि वो प्रूव ना कर दे that he acted without intent to defraud, उसकी फ्रॉड करने की कोई इंटेंशन नहीं थी, अगर वो जब तक ऐसा प्रूफ नहीं कर दे कि उसकी फ्रॉड करने की इंटेंशन नहीं थी, तो उसको जो सज़ा होगी वो होगी, उसको कैद होगी, जो कि ईदर डिस्क्रिप्शन, चाहे सरल चाहे कठिन कारावास, और जो कि 1 साल तक की हो सकती है, या जुर्माना, या दोनों हो सकता है। ठीक है। तो ये सिंपल सा है फॉल्स प्रॉपर्टी मार्क, इसमें कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है प्रॉपर्टी मार्क पे। ठीक है। आगे आते हैं क्रिमिनल इंटिमिडेशन पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है और ये प्री में भी पूछते हैं और इसका मेंस में भी बहुत भर भर के क्वेश्चन आता है, तो इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। क्रिमिनल इंटिमिडेशन। ठीक है। क्रिमिनल इंटिमिडेशन सेक्शन 351। BNS। आइए इसको रीड करते हैं। Whoever threatens, तो पहला एलिमेंट क्या है, थ्रेटन, मतलब धमकी।
whoever threatens another by any means, threaten by any means, ठीक है, any means, comma with any injury to his person, ठीक है, any means with injury to किसको, उस व्यक्ति को, पर्सन को, ठीक है, उस पर्सन को, ठीक है, उसकी रेपुटेशन को, उस पर्सन की रेपुटेशन को, ठीक है, ऑफ एनीवन और टू द पर्सन और रेपुटेशन, मतलब विद इंजरी लिख सकते हो हिमसेल्फ, मतलब किसी एक व्यक्ति को क्या करना, धमकी देना, किस चीज की, इंजरी की। इंजरी कैसी, उस व्यक्ति को खुद की इंजरी या उसकी रेपुटेशन की इंजरी या अदर पर्सन की या अदर पर्सन की रेपुटेशन की, ठीक है, अदर पर्सन, ठीक है। तो बहुत साधारण शब्दों में कि जस्ट अ सेकेंड, जब भी कोई किसी व्यक्ति को क्या देगा, किसी व्यक्ति को कोई देगा धमकी, किसी भी प्रकार से वो धमकी देगा किसी व्यक्ति को, ठीक है, फोन पर, सामने खड़े होकर, कैसे भी, कि वो क्या कर देगा, इंजरी कर देगा। इंजरी किसको, उस व्यक्ति को डायरेक्ट कर देगा या उस व्यक्ति की रेपुटेशन को इंजरी कर देगा या किसी अन्य व्यक्ति को या किसी अन्य व्यक्ति की रेपुटेशन को जिस पर ये व्यक्ति क्या है, ऊपर वाला व्यक्ति क्या रखता है, इंटरेस्ट रखता है। अब कोई व्यक्ति किसी में क्यों इंटरेस्टेड रहेगा, भाई उसका कोई रिलेशन होगा, जैसे अपने फादर का अपने सन से, अपने भाई का अपने भाई से, ठीक है, आपके पापा का अपने चाचा से, अपने ताऊ से, ठीक है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन, ठीक है। तो या तो कोई व्यक्ति हस्बैंड को ही धमकी दे रहा है, ठीक है, किसी भी प्रकार से धमकी दे रहा है, या वो उसको ये धमकी दे रहा है कि मैं तुम्हारी वाइफ को अगवा करवा लूंगा, किडनैप करवा लूंगा, ठीक है, वगैरह वगैरह, ठीक है। विद इंटेंट टू कॉज अलार्म टू दैट पर्सन, इंटेंशन क्या है यहां पे, इंटेंशन क्या है, इंटेंशन किस चीज की है, अलार्म करने की। अलार्म मतलब चेतावनी, अलार्म, ठीक है। टू दैट पर्सन और टू कॉज दैट पर्सन टू डू एनी एक्ट विच ही इज नॉट लीगली बाउंड टू डू, क्या करने के लिए, कोई काम करो, टू डू, जिसको कि ये व्यक्ति करने के लिए क्या है, नॉट लीगली बाउंड टू, मतलब कानूनन वो काम करने के लिए वो बाध्य नहीं है, लेकिन उसको धमकी दी जा रही है, उसको धमकी दी जा रही है कि तुम्हें या तुम्हारे किसी ऐसे नियर डियर को हम इंजरी पहुंचा देंगे, ठीक है, और ये तुम्हारे लिए चेतावनी है कि तुम ये काम करो, वो काम जो वो व्यक्ति करने के लिए बिल्कुल भी कानूनी तौर पर बाध्य नहीं है, ठीक है, कोई उससे जबरदस्ती नहीं करवा सकता जब तक कि वो खुद से ना करे, लेकिन वो यहां पे करवाया जा रहा है, ठीक है। और टू ओमिट टू डू एनी एक्ट, या टू डू और ओमिट टू डू एनी एक्ट, यहां पे क्या कह रहा है, करो, यहां पे क्या कह रहा है, मत करो। एक जगह कह रहा है करने के लिए और दूसरी जगह कह रहा है कि मत करना, ठीक है। एनी एक्ट विच दैट पर्सन इज लीगली एंटाइटल्ड टू डू, अब यहां पर क्या था, वो नॉट लीगली बाउंड टू डू था तो कह रहा था करो, यहां पे क्या है, वो एंटाइटल्ड है, लीगली एंटाइटल्ड टू डू है। जैसे पुलिस ऑफिसर्स अपनी ड्यूटी करने के लिए बाउंड है, उनको ऐसी धमकी दी जा रही है कि मत करना अपनी ड्यूटी, हट जाओ थाने से, हट जाओ चौकी से,
टीआई से कह रहा है, ट्रैफिक इंस्पेक्टर से कह रहा है हट जाओ चौराहे से, यहाँ ऑफेंस होने वाला है, होने दो, वरना तुम्हें या तुम्हारे परिवार के किसी भी सदस्य को एबडक्ट करा लेंगे, किडनैप करा लेंगे। ठीक है। एज द मीन्स ऑफ अवॉइडिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ सच थ्रेट कमिट्स क्रिमिनल इंटिमिडेशन। और ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा टू डू और ऐसा ओमिट टू डू क्यों कर रहा है, कि जो मैं करना चाह रहा हूं ये थ्रेटिंग, वो आराम से हो जाए, उसमें कोई भी बाधा ना बने। ठीक है। तो ये ऑफेंस हो गया क्रिमिनल इंटिमिडेशन का। अ थ्रेट मतलब एक धमकी, टू एंज्योर द रेपुटेशन ऑफ एनी डिजीज्ड पर्सन इन whom the person threatened is interested is within this section। मतलब a threat to injure the reputation of any diseased, मतलब किसी व्यक्ति की मृत्यु भी हो गई है, किसी व्यक्ति की डेथ भी हो गई है, अगर उसकी रेपुटेशन की क्षति करने की आप किसी उस व्यक्ति को धमकी देते हो, जिसको आप धमका रहे हो कि अगर तुमने मेरा ये काम नहीं किया तो मैं तुम्हारे फादर की रेपुटेशन खराब कर दूंगा, जो इस संसार में नहीं है, उनकी रेपुटेशन में खराब कर दूंगा लोगों के बीच में। तो अगर किसी व्यक्ति की डेथ भी हो जा रही है तो उस व्यक्ति पर भी क्या ये सेक्शन अप्लाई होगा, वो व्यक्ति भी विक्टिम बन जाएगा जिसकी डेथ हो गई है। अगर कहना चाहे तो यही मतलब निकल रहा है कि जिस व्यक्ति की डेथ हो गई है, अगर आप उसकी रेपुटेशन को भी क्षति पहुंचा रहे हो, तो जिस व्यक्ति को आप ये धमकी दे रहे हो कि मैं तुम्हारे फादर की रेपुटेशन खराब कर दूंगा, भले ही वो इस दुनिया में क्यों नहीं है, लेकिन मैं उनकी इज्जत का भांडा फोड़ कर दूंगा, तो भी ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल इंटिमिडेशन यहां पर कमिट हो जाता है। ठीक है। अब इलस्ट्रेशन है, ए फॉर द पर्पज ऑफ इंड्यूसिंग बी टू रेजिस्ट फ्रॉम प्रोसिक्यूटिंग ए सिविल सूट। मतलब ए बी को ये बहलाना फुसलाता है कि आप मुकदमा मत करिए, सिविल मुकदमा मत फाइल करिएगा। थ्रेटन्स टू बर्न्स बी हाउस, तुम्हारा घर जला दूंगा। ए ने बोला बी से कि मैं तुम्हारे घर में आग लगा दूंगा अगर तुमने सिविल सूट को दाखिल किया तो। तुम्हें सिविल सूट दाखिल नहीं करना है, अगर किया तो मैं तुम्हारे घर में आग लगा दूंगा। ठीक है। ए इज गिल्टी ऑफ क्रिमिनल इंटिमिडेशन। ठीक है भाई, वो उसको क्या रोक रहा है, वो उसको रोक रहा है कोई ऐसा एक्ट करने के लिए, टू डू वाला पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, जिसके लिए वो क्या है, सॉरी ऐसा ओमिट टू डू, ये वाला पॉइंट आ रहा है कि ऐसा कोई एक्ट उसे नहीं करने के लिए कह रहा है जिसके वो क्या है, लीगली एंटाइटल्ड टू डू है। भाई कोई भी व्यक्ति मुकदमा कर सकता है अगर उसको रिलीफ चाहिए तो, और अगर आप उसको ऐसा करने से रोक रहे हो धमकी देकर, तो वहां पे क्रिमिनल इंटिमिडेशन का ऑफेंस बन जाता है। ठीक है। अब सबसेक्शन 2 देखिए, हु एवर कमिट्स द ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल इंटिमिडेशन, जो भी क्रिमिनल इंटिमिडेशन का ऑफेंस करता है, शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन, उसको किसी भी तरह की कारावास, ठीक है, जो कि 2 साल तक की होगी या जुर्माना या दोनों हो सकता है। ठीक है। हु एवर कमिट्स द ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल इंटिमिडेशन बाय थ्रेटनिंग टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट, अगर ये कोई आपको धमकी दे रहा है कि तुम्हारी मृत्यु कर देंगे या तुम्हें हम घोर क्षति कर देंगे, ग्रीवियस हर्ट कर देंगे, और टू कॉज द डिस्ट्रक्शन ऑफ एनी प्रॉपर्टी बाय फायर, या किसी भी संपत्ति को हम आग लगा देंगे, और टू कॉज एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, या कोई ऐसा अपराध हम तुम्हारे खिलाफ करेंगे जिसकी सजा क्या है, डेथ है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, या इम्प्रिजनमेंट जो कि 7 साल से 7 साल तक की है, और टू इम्प्यूट अनचैस्टिटी टू अ वुमेन। ठीक है, मतलब किसी महिला की एक कैरेक्टर पे सवाल उठा देना, ऐसा धमकी कि इस महिला की हम कैरेक्टर पे हम सवाल उठा देंगे। ठीक है, कह देंगे कि ये जो है बहुत कैरेक्टर लेस है अगर तुमने ये काम नहीं किया तो। ठीक है, ये भी अगर धमकी का हिस्सा है तो उस व्यक्ति को पनिश किया जाएगा, ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर टर्म विच मैक्स टू 7 years और विद फाइन और विद बोथ। तो यहाँ पे मतलब काफ़ी हीनियस क्राइम्स के बारे में जिक्र कर दिया गया है। मतलब अगर कोई आपको धमकी देता है और धमकी में वो क्या इस्तेमाल करता है कि अगर तुमने मेरा ये काम नहीं किया तो तुम्हारी डेथ कर देंगे, तुम्हें हम ग्रेवियस हर्ट कर देंगे। ठीक है, या तुम्हारे खिलाफ कोई ऐसा अपराध होगा जिसकी सज़ा क्या होती है, उम्र कैद या डेथ या 7 साल तक की सज़ा, या किसी महिला को धमकी दी जा रही है कि मैं तुम्हारे कैरेक्टर की धज्जियाँ उड़ा दूंगा, तुम्हें कैरेक्टर लेस मैं साबित कर दूंगा अगर तुमने मेरा ये काम नहीं किया। ठीक है,
तो अगर कोई ऐसी धमकी दे रहा है, इस टाइप की धमकी दे रहा है, इस टाइप का इंटिमिडेशन कर रहा है, तो उसकी पनिशमेंट का यहाँ पे जिक्र अलग से किया गया है। ठीक है। Whoever commit the offense of criminal intimidation by anonymous communication or having taken precaution to conceal the name or abode of the person from whom he threat comes। अब कोई व्यक्ति आपको कॉल करता है, ठीक है, कोई व्यक्ति आपको फोन करता है और वो अपना कुछ भी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करता, मतलब ना तो वो अपना नाम बता रहा है, ना ही कोई रिलेशन जाहिर कर रहा है, कुछ भी नहीं। एनोनिमस कम्युनिकेशन मतलब एकदम जिसे कहते हैं कि अननोन कॉल आ रही है और बस आपको धमकी दिया और कॉल रख दिया। ठीक है, उसका मुख्य उद्देश्य था कि आपको धमकी देना और जैसे ही धमकी कंप्लीट हुई उसने कॉल कट कर दिया। ठीक है, उसका इंटेंशन क्या था? हैविंग टेकन प्रिकॉशन, वो प्रिकॉशन ले रहा है कि किसी भी प्रकार से उसकी आइडेंटिटी कंसील रहे, उसकी आइडेंटिटी जो है वो ओपन ना होने पाए। अगर कोई व्यक्ति ऐसा काम करता है तो, ठीक है, नेम और अबाउट द पर्सन फ्रॉम हुम द थ्रेट कम्स, तो उसको पनिशमेंट क्या दी जाएगी? जो कि 2 साल तक की होगी, ईदर डिस्क्रिप्शन, सरल या कठोर कारावास, इन एडिशन टू द पनिशमेंट, उस पनिशमेंट के एडिशन में होगी जो कि सबसेक्शन 1 में बताई गई है। ठीक है, तो ये क्रिमिनल इंटिमिडेशन का हमारा ऑफेंस खत्म हुआ। सिंपल सी बात है, क्रिमिनल इंटिमिडेशन में क्या है कि कोई भी थ्रेट, सबसे जरूरी क्या है कि आप धमकी दीजिए। ठीक है, धमकी किसको देना है? किसी व्यक्ति को देना है या उस व्यक्ति को देना है किसी और व्यक्ति के लिए जो उससे जुड़ा हुआ है। धमकी किस बात की? कि हम इंजरी कर देंगे। इंजरी किस चीज़ की? उस व्यक्ति को या उसकी रेपुटेशन को, या उससे जुड़े किसी व्यक्ति की इंजरी, या उस व्यक्ति से जुड़े किसी व्यक्ति की रेपुटेशन को हम इंजरी कर देंगे। किस लिए? कि तुम्हें कोई काम करना है जो तुम बाध्य नहीं हो कानूनी तौर पर करने के लिए, या तुम्हें कोई काम नहीं करना है, ठीक है, जिसके लिए तुम लीगली इंटाइटल्ड हो, तुम कर सकते हो, तुम्हारे पास अधिकार है। ठीक है, और अगर धमकी किस प्रकार की हो रही है? धमकी इस प्रकार की हो रही है कि तुम्हें मार देंगे, ठीक है, तुम्हें ग्रेवियस हर्ट कर देंगे, या कोई ऐसा काम करेंगे जिसकी सज़ा डेथ है, या उम्र कैद है, या 7 साल तक की सज़ा है, या किसी वुमेन की जैसे कहते हैं कि अस्मिता पर सवाल उठाओगे, उसके कैरेक्टर पे सवाल उठाओगे, इस तरह की धमकी दे के कोई काम करवाना या करने से रोकना। ठीक है, तो ये क्रिमिनल इंटिमिडेशन का एक ऑफेंस बन जाता है। ठीक है, अब आइए लास्ट आते हैं डिफेमेशन पे, जो हमारा आज का लास्ट टॉपिक है, डिफेमेशन। इसके बाद मेरा बीएनएस का लेक्चर सीरीज एंड होगी। मैं बीएनएसएस को इसके बाद स्टार्ट करने जा रहा हूं। मैं बीएनएसएस का एक पोर्शन आपको कराऊंगा जो बहुत रिलेवेंट है। वो सारे पोर्शंस लेक्चर सीरीज में कवर होंगे। अब जो मेरा टॉपिक है वो है डिफेमेशन, मानहानि। मानहानि, सेक्शन नंबर 356। मानहानि सबसे बड़ी हानि। Whoever by words either spoken or intended to be read। ठीक है, इंटेंशन क्या है? बाई वर्ड्स, शब्दों के द्वारा, ठीक है, या बाय रीडिंग, पढ़ने के द्वारा, या किसी साइन और किसी साइन के द्वारा, ठीक है, या बाय विजिबल रिप्रेजेंटेशन, विजिबल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, मेक्स और पब्लिश इन एनी मैनर। ठीक है, मेक्स और पब्लिश क्या करता है, कॉमा, मेक्स और पब्लिशेस इन एनी मैनर एनी इम्प्यूटेशन बाय पब्लिशिंग। ठीक है, क्या कर रहा है? एनी इम्प्यूटेशन मतलब इम्प्यूट कर रहा है। इम्प्यूटेशन मतलब होता है दोषारोपण। ठीक है, दोषारोपण। ठीक है, इम्प्यूटेशन कंसर्निंग एनी पर्सन इंटेंडिंग टू हार्म, उस व्यक्ति
से जुड़ी हुई, जिसकी आपको इंटेंशन है कि इसकी रेपुटेशन को मैं क्या कर दूं, खत्म कर दूं, स्वाहा कर दूं, ठीक है, डिफेम कर दूं इस व्यक्ति को, जो इसकी समाज में इज्जत है, जो इसकी वर्किंग प्लेस पर इज्जत है, मैं उन सबको क्या कर दूं, तबाह कर दूं, इसकी एकदम इज्जत की मैं धज्जियां उड़ा दूं, ठीक है। द रेपुटेशन ऑफ सच पर्सन इज सेड एक्सेप्ट इन द केस हियर इन आफ्टर एक्सपेक्टेड टू डिफेम दैट पर्सन, ठीक है। कुछ कंडीशन है जो कि आगे बताई गई हैं, उन सबको छोड़कर अगर कोई व्यक्ति इंटेंशनली ऐसे करता है, वर्ड्स के द्वारा, रीडिंग के द्वारा, साइन के द्वारा, विजिबल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा, पब्लिशिंग के द्वारा दोषारोपण करता है उस व्यक्ति पर जिसकी वो मानहानि करना चाहता है, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि डिफेमेशन का ऑफेंस कमिट करता है, ठीक है। अब एक्सप्लेनेशन 1 क्या कहता है, इट मे amount to defamation to impute anything to a deceased person if the imputation would harm the reputation of that person if living and is intended to hurtful to the feeling of his family or other near relative। मतलब क्या है, अब जैसे कि आपका क्रिमिनल इंटिमिडेशन था, ठीक है, उसमें भी कहा गया था कि किसी मृत व्यक्ति के बेस पर अगर आप किसी को धमकी देकर आप कोई काम करवा रहे हैं तो भी आप अपराधी होंगे। इसी तरह मानहानि में भी एक्सप्लेनेशन 1 कह रहा है कि जो व्यक्ति मृत है, जो डिजीज पर्सन है, अगर आप उसके ऊपर भी ऐसा दोषारोपण लगा रहे हैं, कलंक लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर वो जीवित होता तो वो डिफेम हो जाता, और इस वजह से उसके फैमिली मेंबर्स क्या हो रहे हैं, बड़े परेशान हो रहे हैं, विचलित हो रहे हैं, तो आपने डिफेमेशन का ऑफेंस किया है। भले ही वो व्यक्ति जिसके ऊपर आप ऐसा ऐसा कलंक लगाने की बात बोल रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, वो इस दुनिया में ना हो, ठीक है। एक्सप्लेनेशन 2 देखिए, इट में अमाउंट टू डिफेमेशन, ये डिफेमेशन हो जाएगा टू मेक एन इम्पुटेशन, अगर आप दोषारोपण करते हैं, कंसर्निंग ए कंपनी और एन एसोसिएशन और कलेक्शन ऑफ पर्सन सच एज, अगर आप किसी कंपनी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स या कलेक्शन ऑफ पर्सन्स पर भी आप अगर डिफेमेशन हो जाएगा, इनके अगेंस्ट में भी डिफेमेशन हो जाएगा। ये बन जाता है प्री का सवाल कि डिफेमेशन किसके किसके अगेंस्ट में हो सकता है, ठीक है। इसको पॉइंट कर लीजिएगा, टिक मार लीजिएगा। अब एक्सप्लेनेशन 3 पे आते हैं। एन इम्पुटेशन मतलब वो दोषारोपण इन द फॉर्म ऑफ एन अल्टरनेटिव और एक्सप्रेस्ड आयरनिकली में अमाउंट टू डिफेमेशन। आयरनिकली जैसे व्यंगात्मक तरीका, व्यंगात्मक, ठीक है, जैसे आप बैठे हैं, कोई एक पर्सन और बैठा है, वो सपोज करिए कि वो किसी कंपनी में काम करता है और आप क्या बोल रहे हैं, अरे इस कंपनी के तो एक एक एम्प्लॉय चोर है, ठीक है, ये सब चोर हैं, केवल जनता का पैसा खाते हैं, ठीक है। तो आपने आयरनिकली एक व्यंग कसा है जो उस व्यक्ति के ऊपर पर्टिकुलरली जा रहा है क्योंकि वो उस कंपनी का एक एम्प्लॉय है। तो अगर इस तरीके से भी आप कर रहे हो तो आप डिफेम कर रहे हो, ठीक है। एक्सप्लेनेशन 4 पे, नो इम्पुटेशन is said to harm a person's reputation unless that imputation directly or indirectly in the estimation of others lowers the moral or intellectual character of that person or lowers the character of that person in respect of his caste or of his calling or lower the credit of that person or cause it to be believed that the body of that person is in a loathsome state or in a state generally considered a disgraceful। मतलब कोई भी imputation तब तक हम कहेंगे हार्म नहीं करती, कोई भी ऐसा दोषारोपण किसी को हार्म नहीं करता जब तक कि वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ठीक है, क्या कर रहा हो, एस्टिमेशन ऑफ अदर्स लोअर्स और मोरल और इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर, उस व्यक्ति का क्या कर रहा हो, उसके कैरेक्टर को लो ना कर दे रहा हो, उसके जो है आपका मॉरल, जो उसका मॉरल एक जैसे कहते हैं समाज में उसकी एक मॉरल पोजीशन है, उसको लो ना कर दे, उसके इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर जो है उसका पर्सन टू पर्सन उसको लो ना कर रहा हो। अगर कोई ऐसा आप दोषारोपण कर रहे हो जिससे कि किसी व्यक्ति का एक मॉरल कैरेक्टर डाउन हो रहा है समाज में, ठीक है, उसका इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर डाउन हो रहा है समाज में, अगर ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है, या आप उसकी कास्ट को लेकर ऐसा कोई व्यंग कस रहे हो, ठीक है, इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज कास्ट, या उसको कुछ ऐसा कह के आप बुला रहे हो समाज में जिससे कि उसको क्या हो रहा है, क्षति पहुंच रही है, डिफेमेशन हो रहा है उसका, या उस व्यक्ति की आप क्रेडिट, हर व्यक्ति की एक क्रेडिट होती है, ठीक है, हर व्यक्ति की अपनी एक इज्जत होती है, एक अपनी इमेज होती है, आप ऐसा कुछ कर रहे हो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उस व्यक्ति की इमेज पर क्या हो रहा है, फर्क पड़ रहा है, काफ़ी डाउन हो रही है उसकी इमेज आपके किसी चीज़ के, किसी स्टेटमेंट के कारण, ठीक है, और कॉज इट टू बी बिलीव दैट द बॉडी ऑफ दैट पर्सन इज इन लोथसम स्टेट, ठीक है,
कि ये व्यक्ति तो बिल्कुल ही अब जो किस जिसे कह सकते हैं कि बिल्कुल नकारा है या इससे कुछ नहीं हो सकता। अगर आप ऐसा भी कुछ व्यंग्य मार रहे हो, ऐसा कोई स्टेटमेंट कर रहे हो, ठीक है, उसके शरीर से जुड़ा कोई आप स्टेटमेंट दे रहे हो, ठीक है, तो ये सब चीज़ें भी क्या, जो कि जनरली क्या है, डिसग्रेसफुल है, ठीक है, अच्छी नहीं है, काफ़ी निंदनीय है, शर्मनाक है, तो ये डिफेमेशन के उसमें आ जाएगा, ठीक है। इलस्ट्रेशन, ए सेज जेड, ए सेज, ए जेड से कहता है, ए सेज जेड इन एन ऑनेस्ट मैन, ए कहता है जेड एक ऑनेस्ट मैन है, ही नेवर स्टोल्स बी वॉच, उसने बी की वॉच कभी नहीं चुराई, ठीक है। इंटेंडिंग टू कॉज इट टू बी बिलीव दैट जेड डिड स्टील्स बीज वॉच, दिस इज डिफेमेशन अनलेस इट फॉल विद इन वन ऑफ द एक्सेप्शंस। मतलब ए से जेड इन एन ऑनेस्ट मैन, जेड एक अच्छा व्यक्ति है, ही नेवर स्टोल बी वॉच, वो बी की घड़ी नहीं चुरा सकता, ही नेवर स्टोल, ठीक है। इंटेंडिंग टू कॉज इट टू बी बिलीव दैट जेड डिड स्टील बी वॉच, ये इंटेंशन से कि लोग विश्वास करें कि बी ने उसकी वॉच चुराई है, इनडायरेक्टली यहाँ पे कर रहा है, इनडायरेक्टली नहीं, जेड नहीं चुरा सकता। जैसे बात चल रही है चोर की, यार मेरा ये सामान चोरी हो गया, जैसे 4 लोगों में बात चल रही है, ए बी सी डी 4 लोग बात कर रहे हैं, ई वहाँ पर मौजूद नहीं है, ए बी सी डी, ए कह रहा है बी सी डी से कि यार मेरी वॉच चोरी हो गई, उसमें से सी क्या बोल देते हैं, अरे नहीं यार तुम्हारी वॉच उसने तो नहीं चुराई होगी। तो आपका इशारा किधर है भाई, कहना क्या चाहते हो आप, उसकी इमेज को इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं नीचे ले जा रहे हो। क्या वो चोर है, आपका उसकी ही तरफ क्यों गया, आपका माइंड उसकी ही तरफ क्यों गया भाई, क्या वो चोर उचक्का है। देखिए जब भी कहीं चोरी होती है समाज में तो पुलिस पकड़ती है उन लोगों को जो कि एक हैबिचुअल ऑफेंडर है, हैबिचुअल चोर है, तो सबसे पहले उनका दिमाग उसी पे जाता है, यार फलाने ने चुराया होगा, एक्स ने चुराया होगा, या वाई ने चुराया होगा, या जेड ने चुराया होगा। तो यहाँ पर ये भी काम कर दिया ना, यही काम तो हुआ, ऐसे बोला नहीं उसने नहीं चुराया होगा, उसने नहीं चुराया होगा मतलब आप उसको चोर कहीं ना कहीं तो आप उसको चोर बोल रहे हो, ठीक है। तो इलस्ट्रेशंस आप और पढ़ लीजिएगा, वीडियो बहुत लंबा मैं नहीं करना चाहता हूँ, इलस्ट्रेशंस में ज़्यादा कुछ और है नहीं। बाकी मैं आ गया तो एक्सेप्शन पे आता हूँ। इट इज़ नॉट डिफेमेशन, ये डिफेमेशन नहीं है। टू इम्प्यूट एनीथिंग विच इज़ ट्रू, जो सच है, सच को सामने लाना, ठीक है, दोषारोपण कर रहे हो, सच को सामने ला रहे हो, ये डिफेमेशन नहीं है। कंसर्निंग एनी पर्सन, ठीक है, इफ इट बी फॉर द पब्लिक गुड, अगर कोई समाज के लिए अच्छी चीज है, ठीक है, और आप सच सामने ला रहे हो, ठीक है, तो वो डिफेमेशन नहीं है। दैट द इम्पुटेशन शुड बी मेड और पब्लिश्ड, ठीक है, भाई समाज के लिए कोई चीज़ बेहतर है और आप उसको सामने ला रहे हो किसी व्यक्ति का नाम लेकर कि इस व्यक्ति की वजह से ये पार्क नहीं बन पा रहा है, ये पार्क बन जाना चाहिए था, तो ये क्या है, ये कोई डिफेमेशन नहीं है, क्योंकि ये पब्लिक गुड की बात हो रही है, ठीक है। वेदर और नॉट इज फॉर द पब्लिक गुड इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। अब ये पब्लिक गुड का सवाल था या नहीं था, ये एक क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, तथ्य का सवाल है। इट इज नॉट अ डिफेमेशन टू एक्सप्रेस इन गुड फेथ एनी ओपिनियन, किसी गुड फेथ में आप क्या अपनी ओपिनियन दे रहे हो, किस चीज की ओपिनियन, वट एवर रिस्पेक्टिंग द कंडक्ट ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज पब्लिक फंक्शन और रिस्पेक्टिंग हिज कैरेक्टर सो फार एज हिज कैरेक्टर अपीयर इन दैट कंडक्ट एंड नो फर्दर। मतलब किसी पब्लिक सर्वेंट को अपनी ड्यूटी कैसे करनी चाहिए, किसी पब्लिक सर्वेंट का कंडक्ट कैसा होना चाहिए, आचरण कैसा होना चाहिए, अगर आप एक गुड फेथ में ये बात कर रहे हो तो ये भी आपका डिफेमेशन नहीं आता, ठीक है। जहां भी आपका आ जाए, ठीक है, पब्लिक गुड, गुड कंडक्ट, गुड फेथ, यहाँ तो वैसे भी ऑफेंस बनता नहीं है, आपको पता ही है। इट इज नॉट डिफेमेशन टू एक्सप्रेस इन गुड फेथ एनी ओपिनियन वट एवर रिस्पेक्टिंग द कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन टचिंग एनी पब्लिक क्वेश्चन। भाई एक जनरल सवाल है पब्लिक का, उसको उठा देना कहाँ डिफेमेशन है, ठीक है। जो कि आप चुनाव के टाइम पे देखते हैं लोग कितनी कितनी बातें कर देते हैं, ठीक है, ये पार्टी ने नहीं किया, ये पार्टी ने नहीं किया, ये रोड नहीं बनी, ये नेता सारा पैसा खा जाता है, ये रोड नहीं बनाता, समाज का कल्याण नहीं हो रहा, वगैरह वगैरह, ठीक है। एंड रिस्पेक्टिंग हिज कैरेक्टर सो फार एज कैरेक्टर अपीयर इन दैट कंडक्ट एंड नो फर्दर, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं आपका। अब हम एक्सेप्शन 4 पे आते हैं। इट इज़ नॉट डिफेमेशन टू पब्लिश सब्सटेंशियली ट्रू रिपोर्ट, सत्यता छापना कहाँ का डिफेमेशन है, ऑफ द प्रोसीडिंग ऑफ अ कोर्ट, कोर्ट की प्रोसीडिंग अगर ट्रू प्रोसीडिंग छापी जा रही है तो कोई इसमें डिफेमेशन नहीं है। और द रिजल्ट ऑफ एनी सच प्रोसीडिंग, explanation a magistrate or other officer holding any inquiry in an open court preliminary to a trial in a court is court within meaning of the above section। जो मजिस्ट्रेट इंक्वायरी करते हैं ओपन कोर्ट में, ठीक है, ओपन कोर्ट में जो इंक्वायरी करते हैं, जो स्टेटमेंट लेते हैं, ये सब डिफेमेशन में नहीं आता।
इट इज नॉट डिफेमेशन टू एक्सप्रेस इन गुड फेथ, जहां भी गुड फेथ दिख जाए यार वहां पे ऑफेंस बनता ही नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है। इट इज नॉट अ डिफेमेशन टू एक्सप्रेस इन गुड फेथ एनी ओपिनियन वट एवर रिस्पेक्टिंग द मेरिट ऑफ एनी केस सिविल और क्रिमिनल विच हैज बीन डिसाइडेड बाय अ कोर्ट और रिस्पेक्टिंग द कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन एज अ पार्टी विटनेस और एजेंट इन सच केस रिस्पेक्टिंग द कैरेक्टर ऑफ सच पर्सन एज फॉर एज कैरेक्टर अपीयर इन द कंडक्ट एंड नो फर्दर। सिंपल सी बात है। एक्सेप्शन 6 पे आ जाते हैं, इलस्ट्रेशन आप पढ़िएगा। It is not defamation to express in good faith any opinion respecting the merit of any performance which its author has submitted to the judgment of the public or respecting। सिंपल सी बात है, गुड फेथ में पब्लिक गुड में किया हुआ कोई भी काम, चाहे वो रिटन हो, रीड हो, पब्लिश हो, कुछ भी आपका डिफेमेशन में नहीं आता। अगर वो एक पब्लिक के लिए किया गया है, गुड फेथ में किया गया है, तो वो डिफेमेशन की श्रेणी में नहीं आएगा। A performance may be submitted to the judgment of the public expressly or by act on the part of author which implies such submission to the judgment of public। ठीक है, मतलब a performance may be submitted to the judgment of public expressly, मतलब कोई भी परफॉर्मेंस है जो आप सबमिट कर रहे हो, किसी भी चीज़ से जुड़ा हुआ जो भी एक परफॉर्मेंस है, अगर आप उसे पब्लिक में सबमिट कर रहे हो, पब्लिक पढ़ सके, देख सके, ठीक है, तो इसे भी हम क्या कहेंगे, डिफेमेशन की श्रेणी में नहीं आता। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डिफेमेशन का एक्सेप्शन 7, 8, 9। अब 7th एक्सेप्शन आप देख लीजिए। इट इज नॉट डिफेमेशन इन अ पर्सन हैविंग ओवर अनदर बाय एनी अथॉरिटी either conferred by law or arising out of a lawful contract made with that other to pass in good faith any censure on the conduct of the in that of that matter other in matters to which such lawful authority relates। ठीक है भाई, कोई भी व्यक्ति है वो गुड फेथ में, गुड फेथ है, वो किसी का सीनियर ऑफिसर है, ठीक है, जैसे कि अ जज सेंसरिंग गुड फेथ फॉर द कंडक्ट ऑफ विटनेस और ऑफ एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, अ हेड ऑफ अ डिपार्टमेंट सेंसरिंग गुड फेथ दोज हु आर अंडर हिज ऑर्डर, अ पेरेंट सेंसरिंग गुड फेथ अ चाइल्ड इन हिज प्रेजेंस ऑफ अदर चिल्ड्रन, अ स्कूल मास्टर हुज अथॉरिटी इज डिराइव्ड फ्रॉम अ पेरेंट सेंसरिंग इन गुड फेथ अ पीपल in the presence of other people, a master censoring a servant in a good faith for remissness in service, a banker censoring good faith the cashier of his bank for the conduct of such cashier as such cashier are with exception। मतलब क्या है कि उसको आप क्या कर रहे हो, सेंसर कर रहे हो। ठीक है, आप उसको जो है क्या कर रहे हो, उसको एक तरह से डायरेक्शन दे रहे हो, उसको जैसे कहते हैं कि एक जैसे कहते हैं कि इंटीमेट एक वार्निंग दे रहे हो। ठीक है, किस लिए, कि एक अच्छा वर्किंग हो सके। तो ऐसा भी अगर गुड फेथ में किया जा रहा है, ठीक है, तो वो अपराध में नहीं आता, वो डिफेमेशन नहीं बनता। ठीक है, जैसे कि टीचर अपने स्टूडेंट्स को वॉर्न करते हैं, ठीक है, और पेरेंट्स अपने चिल्ड्रन को वॉर्न करते हैं, तो ये सब चीज़ें डिफेमेशन में नहीं आती। ठीक है, अब अगर कल को कोई बच्चा पहुंच जाए कि मेरे पापा ने कहा कि मैं तुम्हें इतनी मार मारूंगा ना कि मैं तुम्हारा हाथ पांव तोड़ दूंगा, ठीक है, या तुम पागल हो, मेरे पापा मुझे पागल कह रहे थे, ठीक है, क्योंकि मैं पढ़ नहीं रहा था। अब आप थाने पे जाओगे डिफेमेशन की शिकायत करवाने, तो ये डिफेमेशन नहीं ना, क्योंकि वो आपको क्या, आपकी बेहतरी के लिए वो ऐसा काम कर रहे हैं, आपकी बेहतरी के लिए वो ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, एक्सेप्शन 8 है, इट इज नॉट डिफेमेशन टू प्रेफर इन गुड फेथ एन एक्विजिशन अगेंस्ट एनी पर्सन टू एनी ऑफ दोज हु हैव लॉफुल अथॉरिटी ओवर दैट पर्सन विद रिस्पेक्ट टू सब्जेक्ट मैटर ऑफ एक्विजिशन। एग्जाम्पल देख लेते हैं। इफ ए इन गुड फेथ एक्यूजेस दैट बिफोर अ मजिस्ट्रेट, ए एक सद्भाव मतलब एक गुड फेथ से, एक अच्छे भाव से, ठीक है, एक्यूजेस, जेड, जेड को क्या बनाता है, एक्यूज बनाता है, बिफोर अ मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट के सामने अपराधी बनाता है। ठीक है, उसके ऊपर आरोप लगाता है। इफ ए इन गुड फेथ कंप्लेन्स ऑफ कंडक्ट ऑफ जेड अ सर्वेंट टू जेड्स मास्टर, ठीक है, इफ ए इन गुड फेथ कंप्लेन्स ऑफ कंडक्ट ऑफ जेड अ चाइल्ड टू जेड फादर, तो शिकायत कर रहा है एक व्यक्ति, किसी व्यक्ति की मजिस्ट्रेट से शिकायत कर रहा है गुड फेथ में, एक व्यक्ति किसी बच्चे की शिकायत कर रहा है गुड फेथ में उसके पेरेंट्स से, तो ये कहाँ डिफेमेशन हो गया। ठीक है भाई, वो कह रहा है कि देखिए आपका लड़का चोरी करता है, मैं आपको उसके बारे में बता रहा हूँ कि देखिए इसने चोरी किया है और ये अच्छी बात नहीं है, तो ये डिफेमेशन थोड़ी हो गया। इन गुड फेथ में वो उसके पेरेंट्स को बता रहा है कि आगे से ये बच्चा अपनी हरकतों को सुधारे और गलत हैबिट ना अडॉप्ट करे। ठीक है, एक्सेप्शन 9, it is not a defamation to make an imputation on the character of another provided that the imputation be made in good faith for the protection of the interest of the person making it or of any other person or of the public good। ठीक है, मतलब क्या है कि अगर कोई भी ऐसा काम डिफेमेशन नहीं है, अगर आप किसी के कैरेक्टर पर कोई आरोप लगा रहे हो, वो लेकिन वो गुड फेथ में लगा रहे हो, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन मेकिंग इट, जो व्यक्ति ऐसा कर रहा है वो क्या प्रोटेक्शन के नाते कर रहा है। ठीक है,
किसी व्यक्ति पर गुड फेथ में कोई आरोप लगा रहे हो, ठीक है, या पब्लिक गुड के लिए कि यार देखो कोई व्यक्ति ऐसी संदिग्धात्मक तरीके से रहता है, उसका आना जाना इतना विचित्र तरीके का है, टाइमिंग ऐसा है कि मुझे शक होता है कि ये पब्लिक के लिए गुड है कि नहीं, और मुझे समाज की चिंता, इसलिए मैंने उसकी कंप्लेंट कर दी या मैंने उसके बारे में किसी को शिकायत कर दी गुड फेथ में, पब्लिक गुड में, तो वो डिफेमेशन नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मेरा बीएनएस का लेक्चर सीरीज आज एंड होता है। जो भी प्रॉब्लम आपको बीएनएस में हो, अभी तक के चीज़ों में आज बीएनएस एंड हुआ, जो भी आपको किसी भी प्रोविज़न में जो भी दिक्कत आई हो, ठीक है, आप मुझसे बेहिचक पूछ सकते हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो जो भी मैंने पढ़ाया है उससे भी जो भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिएगा, बेहिचक पूछ सकते हैं। मेरा कल से बीएनएसएस का लेक्चर सीरीज स्टार्ट होने वाली है, तो प्लीज़ आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए मेरा सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मैं आपके सामने मौजूद रहूँगा। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, धन्यवाद।